नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि वो ईरान के साथ गतिरोध नहीं बढ़ाना चाहता है। बता दें कि दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के क्षेत्र में हमले के बाद इस्लामाबाद के शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व स्थिति की समीक्षा करने के लिए एकत्र हुए थे। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने उच्चाधिकार प्राप्त राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक शुरू की है, जिसमें सभी सैन्य सेवा प्रमुख उपस्थित थे। ईरान के साथ तनाव बढ़ने के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने तुर्की के अपने समकक्ष हकन फिदान से हुई बातचीत में मौजूदा हालात की जानकारी दी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया पर इस बारे में बताया गया है। बयान के मुताबिक विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के रुख और ताज़ा घटनाक्रम के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का ऑपरेशन मर्ग बर शर्मचार ईरान के भीतर स्थित आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाने के लिए था और पाकिस्तान इस मामले को बढ़ाने में कोई रुचि नहीं रखता। ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इस बीच ईरान ने शुक्रवार को हवाई रक्षा अभ्यास शुरू कर दिया। ईरान ने अपने दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्वी तटों तक फैले क्षेत्र में शत्रु के लक्ष्यों को रोकने के लिए डिजाइन किए गए ड्रोन का उपयोग करके सफलतापूर्वक एक वायु रक्षा अभ्यास किया। बता दें, पाकिस्तान ने जब से जवाबी हमला किया है तब से सबकी नजर ईरान पर टिकी हुई है। दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से मध्य पूर्व में व्यापक अस्थिरता को लेकर चिंता बढ़ गई है। ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के इलाके में इस हफ्ते हवाई हमले किए और कम से कम 11 लोग मारे गए। इन हमलों से दोनों पड़ोसियों के संबंध में दूरियां और बढ़ गई हैं। पाकिस्तान ने जब ईरान पर हमला किया तो क्या अमेरिका से बातचीत की थी? इस बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया। पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े एक पत्रकार ने बताया कि ईरान में एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान ने अमेरिका से बातचीत की थी। क्या ये सच है? इस पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, मैं नहीं जानता, मेरे पास आपको बताने के लिए कोई निजी बातचीत नहीं है। जिसके बाद फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें, ईरान का दूसरे मोर्चे पर उलझना अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के लिए खुशी की बात बताई जा रही है। ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। इस बीच ये समझ लेते हैं कि कौन अधिक ताकतवर है। क्या भविष्य में किसी भी ईरानी आक्रमण को विफल करने के लिए पाकिस्तान के पास समान सैन्य ताकत है? विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के पास बेहतर मारक क्षमता और हथियार हैं। पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न है, यही उसकी प्रतिरोधक क्षमता और रणनीतिक बढ़त है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि ईरान के प्रॉक्सी उसकी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। ईरान मामलों के जानकार फराज नकवी कहते हैं उसके कई प्रॉक्सी मध्य पूर्व और अफगानिस्तान में फैले हुए हैं। ऐसे में ये हथियार से हथियार की तुलना नहीं है, ये क्षमता के बारे में है। यदि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न है तो ईरान के पास दुनिया में सबसे अच्छे प्रॉक्सी हैं। पाकिस्तान की ईरान से लगती करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा है। सलमान जावेद को लगता है कि अब पाकिस्तान को अपनी दक्षिण पश्चिमी सीमा की अधिक मुस्तैदी से सुरक्षा करनी होगी। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में दावा किया है कि वो एक खास वजह से बार बार राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। राउत ने कहा कि पीएम मोदी बार बार महाराष्ट्र आ रहे हैं वो इसलिए नहीं कि उन्हें यहाँ से ज्यादा प्यार है, असल में यहाँ की लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र निर्णायक भूमिका अदा करेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार नेताओं को गिरफ्तार करने की धमकी देकर और ईडी द्वारा छापे के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि काम की राजनीति कैसे करनी है। वो गिरफ्तारी की धमकी देकर या ईडी का सामान भेजकर हमें डराते हैं। यहाँ तक कि ईडी के अधिकारी भी हमें बताते हैं कि उनके पास हमारे नेताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो छापेमारी करने के लिए मजबूर हैं। वो कहते हैं कि ये आदेश बॉस का है। मान ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप हमारे घर से जो भी मिले ले लें, हम उसे 50-50 में बांट लेंगे। बता दें, मान और अरविंद केजरीवाल गोवा के दौरे पर हैं और वो 2024 की तैयारियों को जायजा लेने के लिए गुरुवार को पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के दोषियों को झटका दिया है। इसने उनको सरेंडर के लिए समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया और उन्हें सेट ओरिजिनल डेडलाइन के अनुसार 21 जनवरी तक जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की उन याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिनमें उन्होंने जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। अखिलेश यादव ने अपनी और जयंत चौधरी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा,
राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन की सभी को बधाई। जीत के लिए सभी एकजुट हो जाएं। हालांकि दोनों दलों ने अभी तक सीटों के बंटवारे की कोई जानकारी नहीं दी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः प्रभावी ये दोनों दल इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं। ऐसे में इस बार उत्तर प्रदेश में इन दोनों के साथ कांग्रेस भी मिलकर चुनाव लड़ेगी। वैसे 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसके लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति को अपना जवाब भेजा है। पार्टी के संचार मामलों के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बाबत 4 पन्नों के भेजे गए जवाब को पोस्ट किया है। इसमें कुल 17 बिंदुओं में वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का कड़ा विरोध किया गया है और मांग की गई है कि इसके लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति भंग कर देनी चाहिए। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के व्यक्तित्व का दुरुपयोग कर संविधान और देश के संसदीय लोकतंत्र को पलटने की कोशिश हो रही है, इसलिए इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। ये जवाब वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के सचिव डॉक्टर नीतेन चंद्रा को भेजा गया है। असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचते ही विवाद शुरू हो गया है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री होने का आरोप लगाया, वहीं असम पुलिस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। असम पुलिस ने यात्रा मार्ग से भटकने और दूसरे मार्ग पर चलने का आरोप लगाया है। यात्रा रूट के कथित उल्लंघन करने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इसके आयोजक केबी बायजू के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस पर कांग्रेस ने असम सरकार पर यात्रा में व्यवधान डालने का आरोप लगाया। पुलिस ने कहा कि जब यात्रा गुरुवार दोपहर जोरहाट शहर से गुजरी तो रैली आयोजक कथित तौर पर निर्धारित मार्ग से भटक गए और उन्होंने एक गैर निर्धारित मार्ग ले लिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने आगे कहा कि मार्ग में अचानक बदलाव के कारण व्यवधान हुआ। केबी बायजू और अन्य सहित आयोजकों ने कथित तौर पर भीड़ को यातायात बैरिकेड तोड़ने के लिए उकसाया और ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारियों पर हमला किया। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर एफआईआर के बाद विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने पीटीआई से कहा कि एफआईआर यात्रा से पहले अनावश्यक बाधाएं पैदा करने की एक चाल है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी पॉइंट पर ट्रैफिक डायवर्जन के लिए कोई पुलिस नहीं थी। निर्धारित मार्ग बहुत छोटा था और हमारी एक बड़ी सभा थी, इसलिए हमने केवल कुछ मीटर के लिए चक्कर लगाया। हेमंत बिस्वा शर्मा यात्रा की सफलता से डरे हुए हैं और पहले दिन और अब इसे पटरी से उतारना चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी असम की बीजेपी सरकार पर यात्रा में व्यवधान डालने का आरोप लगाया। जयराम रमेश ने पत्रकारों से कहा कि असम की बीजेपी सरकार ये कोशिश कर रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल ना हो, जिसके लिए कई बाधाएं हमारे सामने खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि असम के युवा, महिलाएं और सभी वर्ग के लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेश सुनेंगे और साथ देंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रामलला की नई मूर्ति को लेकर एक बयान दिया है जिसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस रामलला की मूर्ति रखे जाने पर विध्वंस हुआ वो कहाँ है? जो नई मूर्ति नजर आ रही है वो बाल स्वरूप में नहीं है। दूसरी मूर्ति की जरूरत क्या थी? उन्होंने कहा कि हमारे गुरु व जोशीमठ में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने यह भी सुझाव दिया था कि राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की मूर्ति बाल स्वरूप होकर माँ कौशल्या की गोद में होना चाहिए, लेकिन वो जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो तो बाल स्वरूप की नजर नहीं आती है। हरियाणा सरकार ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए राज्य के सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया था कि केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों में हाफ डे रखा जाएगा और फिर ओडिशा सरकार ने भी ऐसा ही ऐलान किया था। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को सरकार द्वारा आवंटित दिल्ली का बंगला खाली कर दिया। महुआ मोइत्रा पिछले साल दिसंबर में लोकसभा से निष्कासित कर दिए जाने के बाद सांसद नहीं रही। उनको बंगला खाली करने को कहा गया था। मंगलवार को तो बेदखली का नोटिस दे दिया गया था। महुआ ने बेदखली नोटिस के खिलाफ अदालत का रुख किया था, लेकिन गुरुवार को उनको दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उन्हें सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा था। मणिपुर हिंसा में 5 और लोगों की जान चली गई है। सशस्त्र हमलावरों के हमले में 2 पुलिसकर्मियों के मारे जाने के एक दिन बाद गुरुवार को मणिपुर में गोलीबारी की 2 अलग अलग घटनाएं हुई। इसमें मैतेई समुदाय के 5 लोग मारे गए। इसके अलावा मणिपुर में म्यांमार के आतंकवादियों की उपस्थिति की भी खुफिया जानकारी सामने आई है और सतर्क किया गया है कि वे सुरक्षा बलों पर हमला कर सकते हैं। हालांकि अभी तक विदेशी आतंकवादियों की संलिप्तता के कोई सबूत नहीं मिले हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपने बचपन को याद करते प्रधानमंत्री मोदी मंच पर ही भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने इन आवासों को लेकर कहा कि मैं आज देखकर आया और मैंने सोचा काश
मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला होता। बता दें, पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए इन सोसाइटियों को बनाया गया है। सोलापुर में मंच पर बोलते हुए भावुक होने के बाद वो करीब 12 सेकंड के लिए खामोश रहे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर से पैरोल मिली है। ये 9वीं बार हो रहा है। इस बार राम रहीम को 50 दिनों की पैरोल मिली है। इस तरह पिछले 4 सालों में 9वीं बार राम रहीम को पैरोल दी गई है। राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। डेरा प्रमुख को जब जब पैरोल मिल जाती है तब हरियाणा सरकार विपक्ष के निशाने पर आ जाती है। भारत की महिला हॉकी टीम इस साल पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने में नाकाम रही। रांची में खेले गए ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर टूर्नामेंट में तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में भारतीय महिला टीम जापान के हाथों 0-1 से हार गई। हॉकी इंडिया ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि जापान ने पूरे मैच में शानदार डिफेंसिव खेल दिखाया। 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत की महिला हॉकी टीम चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार पेरिस ओलंपिक खेलों में ये टीम नहीं दिखेगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।